दादी सास को दे दो ससुराल। विजय और उसका परिवार एक साथ खुशी खुशी नागपुर में रहते थे। विजय के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसका परिवार हंसता खेलता हुआ ही रहता था। अरे सोनी बहू, ये कौन सा रंग करवाया तुमने? क्या हुआ पापा जी? ये तो कुछ फीका लग रहा है, जरा दूसरा कोई गहरा रंग लगवाओ। पापा जी, आजकल हल्के रंग की ट्रेंड में है। पूरा कमरा कितना उजला और सुंदर लग रहा है ना। अरे भले ही ट्रेंड में हो, पर हमारे जमाने में तो घर में चमकदार और गहरे रंगों का ही चलन था। अरे जी, सोनी को अपना काम करने दीजिए ना। इतनी मेहनत से त्योहार की तैयारियां कर रही है। आपको ना हर चीज में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। अरे मैं तो बस अपनी राय दे रहा था। पापा जी, अगर आपको सच में गहरा रंग पसंद है तो हम पूजा के कमरे में वैसा करवा सकते हैं। हाँ, ये सही रहेगा, पर देख लो मुझे शिकायत करने का कोई मौका मत देना। बहू जो भी करे, जैसा भी करे, आपको शिकायत करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बात है, आजकल सास बहू में बहुत बन रही है। आजकल क्या होता है, हमारी तो रोज ही बनती है। हम तो दोस्त हैं, दोस्त। बिल्कुल सही कहा मम्मी जी आपने। चलो, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी चुप रहने को बोल दिया है। सोनी मुस्कुराती है और पेंटर से पूजा के कमरे के लिए गहरा रंग चुनने को कहती है। तभी यश और विकास अंदर आते हैं। पापा ये देखिए, मैंने कुछ और रंग चुने हैं, अगर आपको कोई पसंद आए तो बता दीजिए। पापा, वैसे तो मम्मी कह चुकी हैं कि आपको कुछ नहीं बोलना है, लेकिन फिर भी आपकी पसंद जान लेते हैं। बदमाश हो, मेरे टांग खींचते हो। सब हंस पड़ते हैं। विजय भी मुस्कुरा देता है। घर में पेंटिंग का काम चल रहा था और अब रंगों की खरीदारी के लिए चित्रा, सोनी और सोनल बाजार पहुंच चुकी थी। तीनों रंगों की दुकान पर खड़ी थी, लेकिन वहां पहुंचती ही उनकी पसंद को लेकर बहस शुरू हो गई। देखो बहू, हमें यही रंग लेना चाहिए। हर्बल रंग क्यों? हर्बल रंग से किसी की त्वचा को नुकसान नहीं होगा। अरे मम्मी जी, हर्बल रंग तो जल्दी उड़ जाते। होली में मजा तो तब आता है जब रंग 2-3 दिन टिका रहे। अरे पर वो नुकसान भी करते हैं। पर मम्मी जी, हमें गहरा रंग लेना चाहिए, तभी असली मस्ती होगी। नहीं नहीं जिठानी जी, ज्यादा गहरे रंग से ना त्वचा खराब हो जाती है। मुझे तो ऐसे रंग अच्छे लगते हैं जिनमें खुशबू हो। रंग चाहिए या खुशबू? मम्मी जी ये देखिए, ये पाउडर वाले रंग है, इनमें गुलाब और चंदन की खुशबू भी है। ये भी कोई बात हुई? देखो, त्योहार मनाना है तो सही तरीके से मनाओ। ये खुशबू वुशबू सब नखरे हैं। पर मम्मी जी, हर्बल रंग लोगी तो कोई परेशानी नहीं होगी, बच्चों की स्किन को भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन मम्मी जी, जब होली खेलनी है तो थोड़ी दमदार खेले ना। हल्के फुल्के रंगों से कोई मजा नहीं आता। रंग से होली खेलनी है, लोगों को बंदर नहीं बनाना। मम्मी जी, हमारे टाइम में तो हम दोस्तों को ऐसे रंग लगाते थे कि 2-3 दिन तक छुड़ाते रह जाते थे। हाँ जिठानी जी, फिर सबको एलर्जी भी तो हो जाती थी। मुझे तो ऐसे रंग पसंद है जो हाथ से छुड़ाते ही निकल जाए। रहने भी दो देवरानी जी। होली में किसी को परेशानी ना हो और सब खुश भी रहें, तो ये हल्के रंग है और इसमें चंदन की खुशबू भी है। इससे सबको ताजगी महसूस होगी। अरे वाह देवरानी जी, अब होली के रंग भी परफ्यूम जैसे होने लगे। ये कौन सा नया तरीका है रंग खेलने का? सुनो बहू, मैंने कह दिया हर्बल रंग लेंगे तो लेंगे। तुम लोगों को अगर कोई और रंग लेना है तो अपने लिए ले लो, लेकिन मैं तो यही लेने वाली हूँ। मम्मी जी, त्योहार में सबकी पसंद भी तो मायने रखती है। हम थोड़ा थोड़ा हर तरह का रंग ले लेते हैं। हाँ सही कह रही है जिठानी जी, थोड़ा हर्बल, थोड़ा पाउडर, थोड़ा गहरा रंग, सबकी पसंद हो जाएगी। नहीं, हम कोई बेमेल रंगों की थैली नहीं बनाएंगे। सब एक ही तरह का रंग लेंगे ताकि होली में कोई भी रंग के कारण परेशान ना हो। लेकिन मम्मी जी सोचिए तो, अगर रंग चिपकेंगे नहीं तो होली में मजा कैसे आएगा? और अगर बहुत गहरे रंग चिपक गए तो नहाने में 2 दिन लग जाएंगे। अच्छा, तो तुम नए जमाने में बिना रंग वाली होली मनाने का प्लान कर रही हो क्या? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि रंग ऐसे हो जो खुशनुमा एहसास दे, ना कि लोगों को रंग छुड़ाने में परेशानी करे। बस, मैंने फैसला कर लिया, हर्बल रंग ही लेंगे। ठीक है मम्मी जी, जैसी आपकी मर्जी ले लीजिए, लेकिन मैं तो अपने लिए गहरा रंग ले रही हूँ। और मैं पाउडर वाले खुशबूदार रंग ले रही हूँ। अच्छा, तो मतलब सब अपनी अपनी मर्जी से रंग लेंगे। ठीक है। तीनों अलग अलग पैकेट उठाकर दुकान से बाहर निकलती हैं। रास्ते में भी वे एक दूसरे की पसंद पर बहस करते हुए चलती हैं। घर पहुंचती ही होली के पकवानों की चर्चा छिड़ जाती है। सोनी अपनी पसंद की मिठाई चाहती थी तो सोनल को अपनी डिश चाहिए थी और चित्रा को अपनी पुरानी परंपरा से कोई समझौता मंजूर नहीं था। अच्छा मम्मी जी, रंग तो आपकी पसंद के लेने पड़े, लेकिन अब मिठाई में मेरी बात मानी जाएगी ना? तुमने भी तो अपनी पसंद का रंग लिया है बहू। पर मैं कह रही हूँ इस बार गुजिया मत बनाइए, कुछ नया ट्राई करते हैं।
अरे होली पर गुजिया नहीं बनेगी तो क्या तुम्हारे नए जमाने के केक और कुकीज बनेंगे? ट्राई तो कर सकते हैं। होली है, कोई बर्थडे पार्टी नहीं। गुजिया हमारी परंपरा है और वही बनेगी। पर मम्मी जी हर साल तो गुजिया ही बनती हैं। इस बार ठंडाई के साथ मालपुआ बना लेते हैं ना, जरा चेंज रहेगा। हाँ, और फिर सोनल के मालपुआ ऐसे बनेंगे कि तेल से ज्यादा तो हाथ चिपकेंगे। जेठानी जी अब कहना क्या चाह रही हैं? मेरे हाथ के मालपुए एकदम बढ़िया बनते हैं। हाय राम, तुम लोगों की नई नई फरमाइशें सुन सुनकर मैं तो पक गई। पर मम्मी जी इसमें गलत क्या है? रंगों में मर्जी, मिठाई में मर्जी, घर में बड़े हैं कि नहीं ये भी याद रहता है कि नहीं? गुजिया बनाते बनाते हर बार पूरा दिन निकल जाता है। कितना झंझट। मैं तो कहती हूँ रसगुल्ले बना लेते हैं, झटपट भी बन जाएंगे और हल्के भी रहेंगे। हाँ, ताकि होली के दिन सब लोग मिठाई खाने के बजाय रसगुल्ले निचोड़ते रह जाए। बिल्कुल सही कहा। यह क्या रसगुल्ले समोसे जैसी बातें कर रही हो दोनों? होली पर तो शुद्ध घी की गुजिया ही बनती है। अच्छा मम्मी जी, हर त्योहार पर एक ही मिठाई, थोड़ा बदलाव जरूरी है कि नहीं? हाँ, फिर सब यही सोचेंगे जेठानी जी ने इस बार मिठाई बनाने में मेहनत नहीं की। अरे वाह, अब मेहनत को तोलने का पैमाना भी बदल गया क्या? त्योहार पर मिठाई का असली मजा तो घी और खोए में ही होता है। अच्छा, अगर घी और खोए में मजा है तो फिर मालपुए क्यों नहीं बना सकते? अरे तुम्हारे मालपुए बनते बनते इतने तेल पी लेंगे कि उन्हें मिठाई के बजाय पकौड़े समझ लिया जाएगा। बस बस, अब कोई बहस नहीं होगी। तय हो गया, गुजिया ही बनेगी और कुछ नहीं। सोनी और सोनल का मूड थोड़ा खराब हो चुका था, लेकिन अब वे कुछ कह नहीं सकती थी। चित्रा मुस्कान के साथ आगे बढ़ती है और दोनों बहुएं उनके पीछे पीछे चल देती हैं। आखिरकार घर की बड़ी बहू और छोटी बहू दोनों को अपने मनपसंद रंग और मिठाई छोड़कर सास की पसंद माननी ही पड़ी। वाह वाह वाह, बहुत स्वादिष्ट मिठाई गुजिया। किसने बनाया? इस बार तो जेठानी जी ने बनाया है। बहुत बढ़िया, अब हर साल तुम्हें बनाना। और रंगों का काम सोने को दे देना, क्योंकि उसने इस बार बहुत अच्छे रंग चुने हैं। देखा मम्मी जी, पापा जी को आखिरकार हमारा रंग पसंद आ ही गया। होली का त्योहार हंसी खुशी के साथ बीत गया। पूरा परिवार मिलकर रंगों में सरोबार हुआ और ठहाके लगाकर हंसा। वैसे तो चित्रा, सोनी और सोनल के बीच का रिश्ता दोस्ती जैसा ही था, लेकिन जैसे ही कोई त्योहार या फंक्शन आता, तीनों ऐसी बहस करती जैसे जानी दुश्मन हो। होली के कुछ दिनों बाद विजय चित्रा से बात करता है। चित्रा, शर्मा जी के यहाँ शादी है अगले हफ्ते, पूरे परिवार को जाना होगा। अच्छा, कब की है शादी और कहाँ रखी है? शादी तो शनिवार को है और रिसेप्शन उनके फार्म हाउस में रखा है। तुम दोनों बहुओं को भी बता देना, सबको तैयार रहना होगा। ठीक है, मैं देख लूंगी। चित्रा किचन में जाती है, जहाँ सोनी और सोनल बैठी सब्जी काट रही थी। वो उनके पास जाकर बात शुरू करती है। सुनो बहुओं, एक जरूरी बात करनी है। क्या हुआ मम्मी जी, सब ठीक तो है ना? कहीं फिर से कोई त्योहार तो नहीं आ गया? त्योहार तो नहीं, लेकिन फंक्शन जरूर आ गया है। कैसा फंक्शन? शर्मा जी के यहाँ शादी है अगले शनिवार। हमें पूरे परिवार के साथ जाना है। अरे वाह, शादी का मतलब नए कपड़े, अच्छा खाना और फुल एंजॉयमेंट। शादी में बिना गॉसिप के मजा ही क्या। हाँ, लेकिन शादी में कोई बखेड़ा मत करना। वैसे भी तुम दोनों के कारण हर बार कोई ना कोई बहस हो ही जाती है। जी अब ऐसा तो मत कहिए। हम तो बहुत संस्कारी बहू हैं, जहाँ ले जाएंगे वहाँ चुपचाप बैठ जाएंगे। हाँ, और खाना खाते खाते धीरे से एक दूसरे की ड्रेस की बुराइयां करेंगे। देखो, मजाक अपनी जगह, लेकिन समय पर तैयार रहना और ससुर जी से मत कहना देर हो गई। मम्मी जी, देर तो हमेशा पापा जी को होती है। हम औरतें तो पहले से ही तैयार होती हैं। और फिर हम दोनों के बीच ड्रेस को लेकर बहस भी तो होनी है। हाय राम, फिर वही बहस। चिंता मत कीजिए मम्मी जी, हम शादी के दिन ही तय करेंगे कि कौन किस रंग की साड़ी पहनेगा। चित्रा ने बहुओं को शादी की खबर तो दे दी थी, लेकिन सोनी और सोनल को पहले से ही अंदाजा था कि इस शादी में भी कोई न कोई बहस जरूर होगी। और वही हुआ। शादी का दिन आया, दोनों बहुएं पूरी तैयारी के साथ तैयार हुई, लेकिन जैसे ही चित्रा ने उन्हें देखा वो चौंक गई। ये क्या पहन लिया तुम दोनों ने? ये कौन सा कपड़ा है? मम्मी जी, हमने सोचा इस बार कुछ अलग ट्राई करें। हाँ मम्मी जी, हमेशा साड़ी तो पहनते हैं, इस बार गाउन पहन लिया। गाउन? शादी में साड़ी नहीं पहनोगी तो क्या जींस टी शर्ट पहनकर जाओगी? अरे मम्मी जी, आजकल सब लोग शादी में वेस्टर्न कपड़े ही पहनते हैं। हमें भी जरा स्टाइलिश लगना था तो। स्टाइलिश लगना था? अरे बहू हो इस घर की, शादी ब्याह में हमारी परंपरा होती है साड़ी पहनने की, और तुम दोनों ये अजीब कपड़े पहनकर आ गई। क्या कहेंगे सब लोग? मम्मी जी, पर हम इस पे ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। अरे साड़ी पहनकर कंफर्टेबल नहीं लगता क्या?
जब हमारी शादी हुई थी तब हम रोज साड़ी पहनते थे, कभी किसी ने ये शिकायत की कि साड़ी में आराम नहीं है। अब क्या करें, बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। हाँ जेठानी जी, अब तो मम्मी जी का फैसला सुनना ही पड़ेगा। अब ज्यादा बहस नहीं, चलो जाओ और अपनी साड़ियां निकालो और शादी में एकदम ढंग से तैयार होकर चलो। अरे चित्रा छोड़ भी दो, जो पहनना है पहनने दो। आप ना बीच में मत बोलिए, कैसा हुलिया बनाया इन दोनों ने अपना, बस पूछिए मत। सही तो लग रही है दोनों। हाँ पापा जी, और इसमें ना हम कंफर्टेबल भी हैं। आप मम्मी जी को कहिए ना कि हमारी बात मान ले। चित्रा तुम्हें साड़ी पसंद है, तुम पहनो, इनको क्यों फोर्स करती हो? मैंने जो एक बार बोल दिया वो बोल दिया बस। मम्मी जी माफ कीजिए, पर इस बार हम नहीं सुन पाएंगे। देवरानी जब नहीं सुन रही तो मैं तो उससे बड़ी हूं, मैं क्यों मान जाऊं? तो आप और आपकी बहू चले जाइए, मेरी क्या जरूरत है। माँ छोटी छोटी बात पर गुस्सा मत किया करो ना। हाँ माँ, अब जमाना बदल रहा है। अब सब मुझे ही समझाओ। बहुत बढ़िया। चित्रा शादी में मुंह फुलाकर चली जाती है, लेकिन इस रोज रोज की तकरार से परेशान होकर विजय अपनी माँ मालती को घर बुला लेता है। उसे लगता है कि माँ के आने से घर का माहौल सुधर जाएगा, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि वो खुद अपने लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। मालती तो बहुत पुराने ख्यालात की थी। ये क्या पहन रखा है तुम दोनों ने? ये तो कोई बाबू लोग का पहना हुआ है। अब दादी ये सूट है ऑफिस में पहनने के लिए। हाँ दादी, इसमें हम स्मार्ट लगते हैं। स्मार्ट? अरे हमारे जमाने में आदमी कपड़ों से नहीं अपने संस्कारों से सम्राट होता था। बात तो ठीक है दादी, पर ये अंग्रेजों की तरह कपड़े पहनकर घूम रहे हो। अबे कभी जाओ और धोती कुर्ता पहन कर आओ। क्या दादी, धोती कुर्ता? हम ऑफिस में ऐसे कैसे जा सकते हैं? लोग क्या सोचेंगे दादी? अरे लोग क्या सोचेंगे, ये सोचने का काम तुम लोगों का नहीं है। मेरे रहते कोई अंग्रेजी पहनावा नहीं चलेगा, जाओ बदल कर आओ। यश और विकास एक दूसरे की ओर देखते हैं, लेकिन मालती की सख्त नजर देखकर चुपचाप कपड़े बदलने चले जाते हैं। उधर विजय ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर निकलता है, लेकिन तभी मालती उसे भी रोक लेती है। ए विजय, ये क्या पहन कर जा रहा है? हाँ? अम्मा ये तो मेरे ऑफिस का ड्रेस है, रोज यही पहनता हूँ। रोज पहनता होगा लेकिन अब से नहीं पहनेगा। तू भी धोती कुर्ता पहन कर जाएगा। अरे अम्मा मेरी मीटिंग है आज, मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ? मीटिंग में लोग तेरे काम को देखेंगे, तेरे कपड़ों को नहीं। अगर तुझे मेरी बात नहीं माननी तो फिर मुझे बुलाया क्यों? विजय का चेहरा लटक जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि अब उसके पास कोई चारा नहीं है। विजय, यश और विकास धोती कुर्ता पहनकर पहले से ही परेशान थे। उधर चित्रा, सोनी और सोनल की भी हालत खराब थी। मालती हर रोज सिर्फ हरी सब्जियां ही बनवाने लगी थी, कभी लौकी, कभी टिंडा, कभी तोरई। तीनों के पास कोई चारा नहीं था, मजबूरन उन्हें वही सब बनाना पड़ रहा था। फिर लौकी? ए भगवान, ये क्या दिन आ गया है। मम्मी जी, मैंने सुना था शादी के बाद जिंदगी रंगीन हो जाती है, पर यहाँ तो सब कुछ हरा हरा हो गया है। उफ, कभी लौकी, कभी तोरई, कभी टिंडा, मतलब हमारी प्लेट में अब कोई और रंग दिखेगा ही नहीं। अब बता, इतने सालों में मैंने कभी रोज हरी सब्जी नहीं खाई और अब हर रोज वही। क्या जिंदगी हो गई है। और सुनो, दादी जी कह रही थी कि घी तेल कम डालना, ज्यादा मसाले मत डालना, और तो और नमक भी थोड़ा कम रखना। अरे बिना मसाले बिना नमक की ये सब्जियां कौन खाएगा? कौन खाएगा? हम खाएंगे, और क्या। लगता है अब हमें मिठाई और पकवानों को सिर्फ सपनों में ही देखना पड़ेगा। सपने भी ऐसे होंगे जहां हाथ बढ़ाने से पहले ही दादी जी आकर कहेंगी, हे हरी सब्जी खाओ, स्वस्थ रहो। तीनों ठहाका मारकर हंसती है, लेकिन फिर लौकी की सब्जी देखकर उनकी हंसी खुद पे खुद गायब हो जाती है। पूरा परिवार मालती से परेशान हो जाता है। विजय अपनी बहू और चित्रा के पास जाता है और कहता है, सुनो, अब तुम तीनों ही कुछ कर सकती हो, वरना माँ तो हमें बहुत परेशान कर देगी। तुमने खुद ही तो उन्हें बुलाया है, तुम ना बुलाते तो ये होता ही नहीं। देखो मुझे माफ कर दो, आज के बाद तुम लोगों को जैसे रहना है रहो, लेकिन अभी तो इसका हल निकालो भाई। हाँ माँ, वरना दादी तो हमें घर में रहने लायक ही नहीं छोड़ेगी। रहने लायक तो छोड़ो, खाने लायक भी नहीं छोड़ेगी।
ठीक है, हम तीनों कुछ करते हैं। रोज रोज की सख्ती और हरियाली से परेशान होकर चित्रा अपनी दोनों बहुओं के साथ एक योजना बनाती है। तीनों तय करती हैं कि वे मालती के सामने अपने अपने पतियों से माफी मांगेंगी और वादा करेंगी कि अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, चाहे कोई भी त्योहार या फंक्शन क्यों ना हो। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कई बार बेवजह आपसे और बच्चों से बहस की, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। अरे ये अचानक? मैं वादा करती हूँ घर में कोई भी त्योहार या फंक्शन हो, हम सब मिलकर प्यार से रहेंगे। अब ठीक है चित्रा, मैंने भी माफ कर दिया। यश, मुझे भी माफ कर दो। मैं हमेशा छोटी छोटी बातों पर तुमसे झगड़ती रही, लेकिन अब समझ में आ गया है कि परिवार की खुशी सबसे जरूरी है। आगे से कोई तकरार नहीं होगी। अरे इसमें माफी मांगने की क्या जरूरत है, ठीक है ना? विकास, मैं भी माफी मांगती हूँ और वादा करती हूँ अब त्योहारों पर कोई लड़ाई नहीं होगी। हाँ, कोई बात नहीं। अच्छा, अब तुम्हें समझ में आ गया, झगड़े से घर नहीं चलता, प्यार से चलता है। हाँ माँ जी, हम सब ने अपनी गलती मान ली। ठीक है, तो फिर मैं भी माफ कर देती हूँ। पूरा परिवार इस नाटक में सफल हो जाता है। फिर चित्रा विजय को समझाकर उनकी माँ को घर भेजने के लिए कह देती है। माँ, अब तो सब कुछ घर में सही हो गया है। हाँ बेटा, ये तो अच्छा ही हुआ। तो अब तुम्हें गांव वापस जाना चाहिए, नहीं? तू मुझे भगा रहा है? अरे नहीं नहीं माँ, पर गांव में पापा अकेले हैं, उनको भी तो आपकी जरूरत होगी। ये तूने सही कहा, उनका फोन भी आया था। और ठीक है माँ, तो मैं आपको कल ही ट्रेन में बिठा देता हूँ। अगले दिन विजय और उसका पूरा परिवार मालती को विदा करता है। हर सुकून भरी सांस लेता है। रवीना किचन में काम कर रही थी, तभी उसकी सास सुनीता उसके पास आती है और कहती है, रवीना बहू, जल्दी से किचन का काम खत्म करके कुछ अच्छा सा खाना बना ले। लेकिन माँ जी, खाना तो बना हुआ है। हाँ मैं जानती हूँ खाना बना हुआ है, लेकिन कुछ ढंग का बना ले, क्योंकि तेरी बुआ सास आ रही है। बुआ सास आ रही है? वो भी अचानक? कुछ हुआ है क्या माँ जी? बुआ जी अचानक घर आ रही हैं? अरे नहीं रवीना, कुछ नहीं हुआ। बहुत दिन हो गए थे उन्हें यहाँ आए हुए, इसलिए कुछ दिन यहाँ रहने के लिए आ रही हैं। ठीक है माँ जी, मैं अभी बुआ जी के लिए कुछ अच्छा बना देती हूँ। आप मुझे बताइए ना, उन्हें खाने में क्या पसंद है, वही बनाती हूँ मैं। बहू देख, वो गांव से आ रही है, इसलिए कुछ सादा खाना ही बना ले। और हाँ, ध्यान रहे कि उनके सामने तो अपने सर से पल्लू मत हटाना। वो गांव से है ना, इसलिए थोड़ा गांव वाली सोच है उनकी। माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। रवीना की बात सुनने के बाद सुनीता को सुकून मिलता है और वो चैन की सांस लेकर वहां से अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन क्या सच में रवीना अपनी बुआ सास को संभाल पाएगी? ये तो हमें तब पता चलेगा जब उसकी बुआ सास सावित्री वहां आएगी। रवीना अपनी बुआ सास के लिए दाल, चावल और कुछ पकौड़े बनाकर तैयार कर देती है। कुछ घंटे बाद जब सावित्री आती है तो रवीना अपनी बुआ सास के पैर छूती है। दूधो नहाओ पुतो फलो। वैसे बहू, घर तो बड़ा साफ सुथरा रखा हुआ है। हाँ जी जी, आखिर बहू किसकी है? अब मेरी बहू है तो साफ सफाई तो रखेगी ना। खैर छोड़ो इन सबको। आप ये बताइए, आपको यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं सुनीता, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, बस थोड़ा एड्रेस भूल गई थी, लेकिन फिर याद आ गया। वो क्या है ना, बहुत समय हो गया है यहाँ आए हुए, तो थोड़ा ध्यान से हट गया था। अगर ऐसी बात थी बुआ जी तो आप मुझे बता देती, मैं इनको आपके पास भेज देती लेने के लिए। अरे कोई बात नहीं बहू, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें तो होती रहती है। सावित्री की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद रवीना सावित्री को उसके कमरे में ले जाती है। कमरा देखकर सावित्री की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो रवीना से कहती है, बहू ये तो बहुत बड़ा कमरा है, इस कमरे में कौन कौन सोता है? वो बुआ जी, इस कमरे में आपके सिवा और कोई नहीं सोएगा, ये कमरा आपका है। इतना बड़ा कमरा? अरे तुझे पता भी है, इतने बड़े कमरे में तो हम 4 जने आराम से सो जाएंगे, और तुम हो कि इतने बड़े कमरे में अकेले सोते हो। डर वर नहीं लगता क्या? इसमें डरने वाली क्या बात है? घर है और घर में डर थोड़ी ना लगता है। हाँ ये बात भी है। खैर कोई बात नहीं, मैं आज रात यहीं गुजार लूंगी, लेकिन आज मैं अकेले सो रही हूँ। कल से मैं या तो सुनीता के साथ सोऊंगी या फिर तेरे।
रवीना अपनी बुआ सास को कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। रवीना के जाते ही सुनीता अपनी ननद सावित्री के कमरे में आती है। जी कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यहाँ पर सब ठीक लग रहा है ना आपको? हाँ सुनीता, सब ठीक तो है, लेकिन ये कमरा ना बहुत बड़ा है। ऊपर से इस कमरे से बाहर का नज़ारा बराबर दिखता है। मैंने सुना है इससे कमरे में अक्सर भूत प्रेत का साया होता है। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर कोई भूत प्रेत नहीं है। और वैसे भी आप तो गांव की है, गांव के लोगों को भूत प्रेतों से डर थोड़ी ना लगता है। सुनीता की बात सुनकर सावित्री उसकी हाँ में हाँ मिलाती है और जैसे ही वो बेड पर बैठती है वैसे ही वो अपने बेड के चारों तरफ हाथ फेर कर सुनीता से कहती है, सुनीता, तूने घर में गद्दे तो बहुत अच्छे लगवाए हैं। देखो तो कितने मुलायम और आरामदायक है। गांव में ऐसे मिलते कहाँ हैं? अगर गांव में ऐसे मिल रहे होते तो मैं भी अपने घर में ऐसा ही एक गद्दा लगवाती जिस पर मैं आराम से सो सकती थी। लेकिन हाय, मेरी तो किस्मत ही खराब है। एक तो गांव में शादी हुई, ऊपर से ऐसे घर में शादी हुई जहाँ किसी चीज़ की फैसिलिटी ही नहीं। कोई बात नहीं जी, ये भी तो आप ही का घर है। आप यहाँ जब चाहे तब तक रह सकती हैं। अच्छा, आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए खाना लगवा देती हूँ। इतना बोलकर सुनीता वहां से चली जाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ सावित्री हर चीज पर नजर लगाने लगती है। ऐसे ही एक दिन रवीना महंगी साड़ी पहनकर आती है तो उसकी इतनी महंगी साड़ी देखकर सावित्री कहती है, रवीना बहू, साड़ी तो तेरी बहुत अच्छी लग रही है। कहाँ से खरीदी तुमने? और साड़ी को पहनकर जा कहाँ रही है तू? बुआ जी, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं तो बस मार्केट जा रही थी सब्जी लेने के लिए। और ये साड़ी ज्यादा महंगी नहीं है, 2000 की है बस। हे भगवान, इतनी महंगी साड़ी तू बाजार पहनकर जा रही है? अरे तुझे पता भी है 2000 की साड़ी हमारे गांव में हम शादी पार्टी में पहनते हैं, और तू है कि मार्केट जाने के लिए 2000 की साड़ियाँ निकाल रही है। अरे बहू, इसको संभाल कर रखते, आने वाले समय में कभी कोई शादी ब्याह होगा तब काम आ जाएगी ये। बुआ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मेरे पास इससे भी अच्छी और महंगी साड़ियाँ रखी हुई हैं। फिर मैं ये साड़ी शादी पार्टी में पहनने के लिए क्यों रखूं? और वैसे भी ये गांव में बहुत महंगी होगी, लेकिन शहर के नज़रिए से देखा जाए तो बहुत सस्ती वाली है। राम 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 राम, ये इतनी महंगी साड़ी है और तू कह रही है कि ये सस्ती साड़ी है? पता नहीं आजकल के बच्चों को हो क्या गया है, पैसों को तो पानी की तरफ फूंकते हैं। बुआ जी, मैं बाजार जा रही हूँ, अगर आपको कुछ मंगवाना है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं ले आऊँगी। इतना बोलकर रवीना आगे की तरफ बढ़ती है, लेकिन वो सावित्री की बात काट देती है। ये देखकर सावित्री रवीना से चिढ़ जाती है और वो सीधा पहुंचती है सुनीता के पास। जी, क्या हुआ? आपका मुंह गुस्से से लाल पीला क्यों हो रहा है? कोई बात है क्या? क्या बताऊं सुनीता, तूने तो अपनी बहू को अपने सर पर चढ़ा रखा है। अगर उसे अपने सर से नहीं उतारेगी ना तो वो तेरे सर पर चढ़ के तांडव करने वाली है। अरे पर हुआ क्या, कुछ तो बताइए। सुनीता की बात सुनकर सावित्री उसे सारी बात बताती है। वो जानने के बाद सुनीता कहती है, जी, वो शुरू से शहर में रहती आई है, उसने कभी गांव को देखा तक नहीं है, इसलिए उसे गांव के तौर तरीकों के बारे में कुछ नहीं पता। और वैसे भी जो बच्चा शुरू से शहर में रहता आया हो उस पर हम गांव के तौर तरीके थोप कर उसे कैदी तो नहीं बना सकते ना। सुनीता, तेरी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन बहू को इतनी आज़ादी भी नहीं देनी चाहिए कि वो हमारे सर पर चढ़ कर नाचे। बाकी तेरी बहू है, तुझे जो करना है कर, लेकिन मेरी मान तो उसको इतनी छूट मत दे ताकि आगे चलकर तुझे ही दिक्कत हो। इतना बोलकर सावित्री वहां से चली जाती है। और कुछ घंटे बाद जब रवीना बाजार से वापस आती है तब सुनीता रवीना के पास जाकर उसे सारी बात बताती है और समझाते हुए कहती है, रवीना बहू, मैं मानती हूँ कि दीदी के यहाँ रहने से तुझे काफ़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन कुछ समय की बात है, तो उनके सामने अपनी जुबान तो मत खोल। मेरा मतलब है कि तू उन्हें लगे मुँह जवाब मत दे। गाँव में ना ऐसा नहीं होता है जैसा यहाँ शहर में हो रहा है, इसीलिए तू उन्हें थोड़ा समझने की कोशिश कर। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं, शायद मेरी ही गलती है, मुझे बुआ जी के सामने वो साड़ी पहनकर जाना ही नहीं चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, मैं बुआ जी की फेवरेट डिश बनाकर उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करूंगी और उनसे माफ़ी भी मांग लूंगी। रवीना और सुनीता आपस में बात कर रहे थे, लेकिन उन दोनों की ये बात दूर खड़ी सावित्री सुन लेती है और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। और कुछ घंटे बाद रवीना बुआ जी की फेवरेट डिश बनाकर उसके पास ले जाती है। बुआ जी देखिए, मैं आपके लिए क्या बनाकर लाई हूँ, आपकी मनपसंद मखाने वाली खीर।
बहू, इन सब की क्या ज़रूरत है? वैसे भी मैं तो हर चीज़ में कमी ही निकालती हूँ। नहीं बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। गलती मेरी ही है जो मैंने आपकी बात को इग्नोर किया और आपको हर्ट किया। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। नहीं बहू, माफ़ी तुझे नहीं बल्कि मुझे मांगनी चाहिए। तेरी बुआ गरीब है ना, इसलिए उसने आज से पहले इतनी महंगी और इतनी बड़ी चीज़ देखी नहीं, इसीलिए ना मैं ऐसा बोल पड़ी। नहीं नहीं बुआ जी, ये आप कैसी बात कर रही हैं? और किसने कहा कि आप गरीब हैं? आप बिल्कुल गरीब नहीं हैं। वैसे भी अगर आप मुझे किसी चीज़ के लिए रोक रही हैं, टोक रही हैं, तो मेरे अच्छे के लिए ही होगा ना। रवीना की बात सुनकर सावित्री उसे गले से लगा लेती है। ऐसे ही समय बीतता है और बीतते समय के साथ अब सावित्री का अपने घर जाने का समय आ जाता है। सुनीता बहू, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। जी जी, आप कैसी बात कर रही हैं? अरे ये तो हमें बोलना चाहिए। हमसे कोई गलती हुई हो तो भूल चूक समझकर माफ़ कर दीजिए। नहीं नहीं सुनीता, तुमसे गलती नहीं हुई, बल्कि तुमने तो मेरा मान सम्मान रखा, बहू को भी काफ़ी समझा कर रखा। सावित्री सबको गले से लगाती है और इस तरह वो दोबारा अपने गांव चली जाती है और यहाँ रवीना एक बार फिर अपनी सास सुनीता के साथ खुशी से रहती है। श्रद्धा और अखिल की शादी को वैसे तो 5 साल हो चुके थे, लेकिन दोनों के बीच 5 साल बीत जाने के बाद भी दोनों में बिल्कुल समझ नहीं थी। श्रद्धा और अखिल दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा लड़ाई करते थे। श्रद्धा के मायके में उसकी माँ कावेरी जी इस बात को लेकर बहुत परेशान रहती थी। वहीं दूसरी तरफ श्रद्धा की सास यानी कि अखिल की माँ सुमन जी को भी अपने बेटे और बहू के आए दिन होने वाले झगड़े से अच्छी खासी प्रॉब्लम होती थी। वो चाहती थी कि उनके बेटे और बहू एक दूसरे के साथ प्यार से रहे, लेकिन श्रद्धा और अखिल समझने को तैयार ही नहीं थे। श्रद्धा, ये क्या है? तुमने मेरी ये शर्ट धोकर रखी है अलमारी में? हाँ नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगता है ऐसे ही उठा कर रख दी? जरा शर्ट की शक्ल तो देखो, कितनी गंदी हो रखी है। तुम्हें तो ठीक से कपड़े धोना भी नहीं आता। अच्छा, तो अब तुम मुझे काम करना सिखाओगी? 5 साल से तुम्हारा काम कौन करता है? मैं ही तो करती हूँ ना। अरे तो कौन सा एहसान करती हो मुझ पर? मुझे ज्यादा आंखें दिखाने की जरूरत नहीं है। बीवी हूँ, नौकरानी नहीं हूँ तुम्हारी। मुझे जैसा काम करना आता है वैसा ही करूंगी मैं। तुम्हारे कौन मुंह लगे, सारा दिन उल्टी सीधी बातें करती रहती हो, बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें। अरे बस करो तुम दोनों, सुबह सुबह लड़ाई करने बैठ जाते हो। समझा समझा कर थक गई हूँ। तुम दोनों की वजह से बुढ़ापे में मेरी जिंदगी बर्बाद होती जा रही है। जब देखो तब झगड़ा झगड़ा और शोर शराबा। तो मम्मी जी, आप अपने बेटे को समझाइए ना, जब देखो तब मेरे काम में कमियां निकालता रहता है। अच्छा ठीक है, एक काम करो श्रद्धा, बहुत दिन हो गए हैं, तुम 1-2 दिन के लिए अपने मायके जाओ। तुम्हारी माँ कावेरी बहन का फोन आया था, तुम्हें बहुत याद कर रही थी। हाँ वैसे मम्मी जी ठीक कहती हैं आप, मुझे मेरी माँ से मिले बहुत दिन हो गए हैं। यहाँ रह रहकर तो मेरा दिमाग खराब होता रहता है। अरे तो चली जाओ ना, किसने रोका है तुम्हें? और सुनो, 2 दिन नहीं, आराम से 2-3 महीने रह कर आना। वैसे मैं तो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता। तलाक दो और मेरा पीछा छोड़ो। श्रद्धा के मायके में। और श्रद्धा बेटा, तुम्हारे ससुराल में सब कुछ ठीक है ना? दामाद जी कैसे हैं? उनका तो नाम भी मत लेना मम्मी, जब देखो तो मुझसे लड़ाई करते रहते हैं। लेकिन बेटा, ये कोई अच्छी बात तो है नहीं। तुम दोनों की शादी को अब 5 साल हो चुके हैं, कब तक इस तरह लड़ाई करते रहोगे? लेकिन मम्मी मेरी क्या गलती है? सारे काम करती हूँ घर के, उसके बाद भी कोई उनमें कमियां निकालेगा तो गुस्सा तो आएगा ही ना। नहीं बेटा, तुम्हें अपने गुस्से पर थोड़ा काबू रखना चाहिए। देखो, अखिल को प्यार से समझाने की कोशिश किया करो। वो इंसान प्यार करने के लायक ही नहीं है माँ। नहीं नहीं बेटा, इस तरह बात नहीं करते। वो तुम्हारा पति है और मैं जानती हूँ अखिल बहुत अच्छा लड़का है। माँ, मैं उसकी पत्नी हूँ और आप मुझसे ज्यादा अच्छी तरह नहीं समझ सकती वो किस तरह का इंसान है। उसे लड़ाई करने की इतनी ज्यादा आदत है कि वो मुझसे लड़ाई के बिना रह ही नहीं सकता। देखो बेटा, शादी के बाद लड़कियों को थोड़ा बहुत एडजस्ट तो करना पड़ता है ना। लेकिन मैं उस आदमी के साथ 1 मिनट भी एडजस्ट नहीं कर सकती। मैं तो कहती हूँ माँ, मुझे जल्दी से जल्दी इस रिश्ते से छुट्टी दिला दो। पागल हो गई हो क्या? ऐसा नहीं कहते बेटा।
कमाल करती है माँ, आपका दामाद बात बात पर तलाक लेने की बात करता है और आप मुझे समझाने की कोशिश कर रही हैं। 2 दिन के बाद श्रद्धा के ससुराल में। श्रद्धा, ये किस तरह के कपड़े पहनकर घूम रही हो तुम? क्यों, क्या प्रॉब्लम है इन कपड़ों में? कितनी गर्मी हो रही है? श्रद्धा, तुम सारा दिन इस तरह के कपड़े पहनकर घर के बाहर घूमती रहती हो। आसपास के लोग देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे? आसपास के लोगों का तो नहीं पता, लेकिन तुम जरूर कुछ ना कुछ सोचते रहते हो। माँ, ये लड़की ना पूरी पागल है। मुझे इससे तलाक दिलवाओ, इसने मेरी जिंदगी खराब करके रखी है। फिर से शुरू हो गया, ये क्या तलाक तलाक लगा रखा है। अखिल वो हमारे घर की बहू है। अगर बहू है तो अपने पास संभाल कर रखिए माँ, और समझाइए इसे थोड़े ढंग के कपड़े पहने। अरे मोहल्ले के लोग क्या सोचते होंगे हमारे बारे में। अरे क्या परेशानी है उसके कपड़े में? घर में सब ऐसे ही तो कपड़े पहनते हैं बेटा, तू भी ना कुछ भी बोलता रहता है। समझ में आया? तुम्हारी खुद की माँ को तुमसे प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारे साथ कैसे खुश रह सकती हूँ? तभी तो कहता हूँ तलाक दो और जाओ इस घर से, ताकि मैं भी चैन से जी सकूं। दिन रात तुम्हारी चिक चिक सुनकर मेरे कानों में दर्द होने लगा है। अपने बेटे और बहू की झगड़े से परेशान होकर सुमन बिना किसी को बताए श्रद्धा की माँ कावेरी से मिलने के लिए पहुंच जाती है। आपने श्रद्धा को समझाने की कोशिश की क्या? मैंने इसीलिए उसे यहाँ मायके में भेजा था। क्या बताऊं सुमन जी, जब वो मायके आई थी तो मैंने उसे अपनी तरफ से समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कहती है कि उसकी अखिल के साथ बिल्कुल नहीं बनती। बहुत परेशान हो गई हूँ मैं। अखिल को समझाने की बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरा बेटा होकर भी वो मेरी एक बात नहीं सुनता। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। श्रद्धा को बहुत प्यार से समझाया था मैंने, कहा था थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लिया कर बेटा। अखिल अगर कुछ कहे तो उसे उल्टा जवाब मत दिया कर। लेकिन मेरी बात सुनती ही नहीं वो। सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात तो ये है कि अखिल आए दिन तलाक की बात करने लगा है। अब आप ही कुछ बताएं बहन जी, क्या करूं? अरे नहीं नहीं, बच्चों का तलाक नहीं होना चाहिए। तलाक होने के बाद जिंदगी कैसी हो जाती है, शायद उन दोनों को अभी तक इस बात का एहसास नहीं। एक सास होने के नाते मैंने बहुत कोशिश की। अब आप कुछ बताइए कावेरी बहन, अगर आपके पास कोई तरीका है तो मैं वो करने को तैयार हूँ। मुझे लगता है इस तरह सीधा सीधा समझाने से बच्चों को बात समझ में नहीं आने वाली। अब कहना क्या चाहती हैं, जरा साफ साफ बताइए ना। देखिए बहन जी, यहाँ मायके में तो मेरी बेटी और दामाद कभी कभी आते हैं, लेकिन आपके साथ तो दिन रात रहते हैं ना। अब जो भी करना है आप ही कर सकती हैं। मेरे बेटे की गृहस्थी बसी रहे और मेरे बेटे बहू दोनों प्यार से रहे, इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो बस ठीक है, थोड़े दिन के लिए आप दामाद जी के पापा के साथ यानी कि अपने पतिदेव के साथ झगड़ा करने की एक्टिंग करना शुरू कर दीजिए। लेकिन उससे क्या होगा? एक काम करिए, आप भी ना बात बात पर तलाक लेने की बात करना शुरू कर दो। अखिल के पापा से खूब झगड़ा करो, देखना हमारे दामाद जी को बहुत जल्दी सारी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, अपने बेटे बहू का घर बचाने के लिए अगर मुझे ये भी करना पड़ेगा तो मैं कर लूंगी। अब मैं चलती हूँ, आपने जो प्लान बताया है वो भी तो करना है। घर जाने के बाद सुमन अपने पति कैलाश जी को सारा प्लान बता देती है और फिर अगले दिन। और अखिल की माँ, कहाँ हो तुम? जल्दी से मुझे न्यूज़पेपर ला कर दो। जानती हो ना, सुबह सुबह बिना न्यूज़पेपर के मैं कभी चाय नहीं पीता। अरे तो खुद से क्यों नहीं उठा कर ले आते न्यूज़पेपर? दरवाजे तक भी चलकर नहीं जाया जाता क्या आपसे? पत्नी हो तुम मेरी, अगर इतना सा काम कर दोगे तो कौन सा तुम्हारे पैर घिस जाएंगे? पैर तो नहीं घिस जाएंगे, लेकिन उम्र तो घिस रही है ना। पूरी जिंदगी आपके लिए काम करती आई हूँ। अरे बुढ़ापे में भी चैन मत लेने देना। अरे मम्मी, क्या हो गया है आपको? आज पापा से इस तरह से बात क्यों कर रही हैं? पापा तो रोज सुबह न्यूज़पेपर आपसे ही मंगवाते हैं ना। हाँ, तो इसीलिए तो कह रही हूँ, थोड़ा काम खुद को भी करना चाहिए ना।
पूरी जिंदगी तो निकाल दी मैंने तेरे पापा की सेवा करते करते, इनसे तो हिला भी नहीं जाता। अरे रहने दो, तुम्हारे एहसान की जरूरत नहीं है मुझे, कर लूंगा मैं सारा काम खुद से। आज मम्मी जी पापा जी को क्या हो गया? वैसे तो हमेशा इतने प्यार से रहते हैं, सुबह सुबह झगड़ा शुरू कर दिया। लगता है अपने बेटे का असर आ गया है इन दोनों में। अगले दिन डिनर के वक्त, श्रद्धा बेटा, आज फिर से खिचड़ी क्यों बना दी? मैंने कहा था, क्योंकि मुझे खिचड़ी खाने का मन कर रहा था, मेरा पेट खराब है। अरे आपका पेट खराब है तो क्या हुआ, हम सबका पेट थोड़ी ना खराब है। आपको खिचड़ी खानी थी तो खा लेते। अरे सबके लिए बनवाने की क्या जरूरत थी? तो मैंने कौन सा बहू को जबरदस्ती पकड़वा कर सबके लिए खिचड़ी बनवाई है? मैंने तो मेरे लिए बनाने को कहा था। आपने बहू से कहा ही नहीं होगा कि बेटा बाकी लोगों के लिए दूसरा खाना बना देना। ये मेरा काम नहीं है किचन में जाकर औरतों की तरह खाने के बारे में बताना। अच्छा जी, तो आपकी नजर में बस औरतें किचन में काम करती हैं? हमारी शादी के इतने सालों में कभी एक गिलास पानी भी उठाकर पिया आपने? अरे मम्मी क्या हो गया आपको? साफ साफ कह देती हूँ मैं, अगर आपका ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं आपसे तलाक ले लूंगी। अरे मम्मी जी, इस उम्र में आप तलाक लेने की बातें क्यों कर रही हैं? तो क्या करूं? अपने ससुर जी का स्वभाव तो देखो, दिन पर दिन खड़ूस होते जा रहे हैं। लेकिन मम्मी, इस तरह तलाक लेने की बात करना कोई अच्छा लगता है क्या? आपको इस उम्र में तो पापा के साथ प्यार से रहना चाहिए। 2 दिन बाद, अरे सुमान, मुझे मॉर्निंग वॉक पर जाना है भाई, मेरा कुर्ता कहाँ है, जल्दी से निकाल कर दो। मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है। ये रोज रोज मॉर्निंग वॉक के टाइम पर मुझे तेज आवाज देकर जगाना बंद कर दीजिए अब। तुम्हारे जैसी औरत से तो कुछ भी कहना बेकार है, जब देखो तब कड़वी जुबान में बात करती हो। एक काम करिए, आप अभी के अभी कोर्ट जाकर तलाक के पेपर लेकर आइए। मुझे अब आपके साथ इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहना। हाँ, तो मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है, इतने बरसों से झेल रहा हूं तुम्हें, अब तो शांति दे दो मुझे। मम्मी जी पापा जी बस भी करिए, अब किस तरह की बातें किए जा रहे हैं? इसमें किस तरह की बात करने वाली क्या बात है बेटा? मैं नहीं रह सकती तुम्हारे पापा के साथ। अरे उम्र के साथ साथ इनका दिमाग खराब होता जा रहा है। और तुम्हारी माँ भी ना सठिया गई है, जब देखो तब बड़बड़ाती रहती है। जरा सा काम करने को कहा तो खाने को दौड़ती है। मैं तलाक लेना चाहता हूँ। लेकिन मम्मी पापा, इस उम्र में आप दोनों तलाक लेंगे तो कैसा लगेगा, लोग क्या कहेंगे? हाँ मम्मी जी, आपके बच्चों की शादी हो चुकी है, बेटा बहू घर में है, और अब इस उम्र में आप लोग तलाक लेने की बात कर रहे हैं। और कुछ दिन पहले तक तो सब कुछ ठीक था ना माँ, क्या बात है, बात बात पर तलाक तलाक करती रहती हो, कितना बुरा लगता है सुनने में। अरे इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? अब अगर मेरी तेरे पापा जी के साथ नहीं बनती तो मैं तो तलाक ही लूंगी ना। अरे मम्मी, आप फिर से वही बात कर रही हैं। आप दोनों ने अपनी शादीशुदा जिंदगी इतने अच्छे से बिताई है, ये तलाक की बात अच्छी नहीं लगती। चलो अच्छा है बेटा, तुमने अपने मुंह से ये बात कह दी। अब एक बात बताओ, जब तुम श्रद्धा के साथ बार बार तलाक लेने की बात करते हो तो अच्छा लगता है क्या? मम्मी जी, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, आपको नहीं लगता मम्मी जी ठीक कह रही हैं? हाँ मम्मी, मुझे आज एहसास हो रहा है कि मैं हर बात पर श्रद्धा से तलाक लेने की बात करता हूँ, और आपको ये सुनकर कैसा लगता होगा। मुझे माफ कर दो माँ। देखो, श्रद्धा की मम्मी कावेरी जी और मैंने तुम्हें हमेशा एक दूसरे के साथ प्यार से रहने की सलाह दी है। अगर किसी बात पर झगड़ा भी होता है तो शांति से बैठकर सुलझा लिया करो। जानते हो बेटा, तुम्हें इतनी बार समझाने के बाद भी जब तुमने हमारी बात नहीं सुनी तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा था, और हमने जानबूझकर ये नाटक किया। आई एम सॉरी पापा, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है, मैं श्रद्धा पर बिना बात के बस ऐसे ही गुस्सा करता रहता हूँ। मम्मी जी पापा जी, गलती तो मेरी भी थी, मैं बिना सोचे समझे अखिल की बातों पर कुछ भी कह देती हूँ, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। चलो अच्छा हुआ, अपनी माँ के तलाक की बात सुनकर ही सही, कम से कम तुम दोनों को अकल तो आई।